जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो कल 8 नवंबर को पेपर हुए थे, उन दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस जिसमें एमपीजी के, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको आज की इस वीडियो क्लास में लेकर आए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सअप किए हैं, क्योंकि उनका कल पेपर था तो उन्होंने ही बताया कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आने वाली शिफ्टों में आपका भी पेपर है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और काफी डिटेल से हम इन चीजों को जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अब आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना होगा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इससे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पूछा गया था, लेकिन कल के जो एग्जाम था उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा गया था। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम बताता है कि जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी उंगली जो है आपकी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। आप यहाँ पे साइड में जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसका इमेज देख सकते हैं कि जो आपका अंगूठा है वो चालक की गति को बताता है, और जो आपकी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। साथ ही जो आपकी मध्यमा है प्रेरित धारा को दिखाती है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ से जो प्रश्न बना है, इसके पहले बाएं हाथ का भी प्रश्न बना था। इसका मतलब है कि चुंबक वाला जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आने वाली शिफ्टों में फिर से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था साथियों वो था मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी या व्यापारिक राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। इसे राज्य की वाणिज्यिक और व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अग्रणी है। इंदौर में पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र जैसे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। यह शहर कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी जैसे विभिन्न उद्योगों का केंद्र है। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। ये आपको याद रखना है। तो एमपीजीके में इंदौर शहर से क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। तो चूंकि इंदौर अभी लगातार छठवीं बार जो है वह स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है, तो इंदौर से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कल की शिफ्ट में, काराकोरम दर्रा किसे जोड़ता है। तो काराकोरम दर्रा भारत के लद्दाख और चीन के जिंजियांग क्षेत्र को जोड़ता है। यह लेह और लद्दाख और यारकंद के बीच एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन कौन से देशों को जोड़ता है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, भारत और जिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र यानी चीन के बीच सीमा पर स्थित है। ऐतिहासिक मार्ग की अगर हम बात करें तो यह लद्दाख में लेह और तरिम बेसिन के यारकंद के बीच एक प्राचीन कारवा मार्ग का हिस्सा था। यह ऊंचाई जो है इसकी 18,176 फीट है, लगभग 5,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत के प्रमुख दर्रे, नाल वगैरह, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। तो आप वहां से जाके सारे के सारे दर्रों को एक बार अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम में और भी जो जियोग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके कवर हो सकें। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था नीदरलैंड के वर्तमान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो नीदरलैंड में भारत का जो राजदूत है वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनका नाम है कुमार तुहिन, है ना। तो कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के 1991 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के महानिदेशक थे। इनकी जो नियुक्ति है यह सितंबर 2024 में नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका जो पिछला पद था इस नियुक्ति से पहले वह भारतीय सांस्कृतिक संबंध यानी ICCR के महानिदेशक थे। इन्होंने जल्दी अपना कार्यभार संभाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था लोक नृत्य से प्रश्न पूछा गया था कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका मतलब है कि लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सारे के सारे जो राज्य हैं, जो प्रमुख राज्य हैं, उनकी लोक नृत्य बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। हो सकता है अगली शिफ्टों में और भी राज्यों से आपके लोक नृत्य पूछे जा सकें।
तो गिद्दा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। यह पंजाब क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। एक लोकप्रिय और ऊर्जावान नृत्य है जो अक्सर उत्सवों और सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है यह गिद्दा नृत्य कहलाता है। तो और भी सभी राज्यों के आप एक बार एग्जाम से पहले लोक नृत्यों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़कर चले जाइएगा। अगला प्रश्न हमसे मुद्राओं से भी पूछा गया था कि लाओस की मुद्रा क्या है। तो लाओस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? लाओ किप, जिसे हम LAK भी कहते हैं। बाकी अगर मुद्राओं से प्रश्न पूछा गया है तो आगे आने वाली शिफ्टों में और भी देशों की मुद्राएं आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मुद्राओं को हमने शॉर्ट रूप में लिखा है कि भारत की रुपया, पाकिस्तान की रुपया, नेपाल की रुपया, श्रीलंका की रुपया, बांग्लादेश की क्या है? टका, भूटान की है गुलत्रुम, म्यांमार की है क्यात, जापान की येन, ताइवान की डॉलर, थाईलैंड की थाई बेहत और वियतनाम की डोंग। तो इस प्रकार से और भी जो देश हैं उनकी मुद्राओं को आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़कर चले जाइएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री कौन बना था। यानी मध्य प्रदेश में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना था? तो इसका सही आंसर था साथियों अर्जुन सिंह। 5 नवंबर 1930 से 4 मार्च 2011 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 1980 के दशक में 2 बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन में दूसरा 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक लगाया गया था। आप इमेज में देख पा रहे हैं अर्जुन सिंह है। इन्हीं के कार्यकाल में 1983 में साथियों, कौन से सन में? तो आपको याद रखना है 1983 में आपके भोपाल गैस त्रासदी की भी घटना यहां पे हुई थी। अगला प्रश्न है, अगर किसी चश्मे की क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकल दूरी क्या होगी? यह न्यूमेरिकल से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था साथियों 20 सेंटीमीटर या 0.20 मीटर, है ना। अगर चश्मे की क्षमता +5 डायोप्टर है तो फोकल दूरी कितनी होगी? 0.20 मीटर या 20 सेंटीमीटर। चूंकि क्षमता धनात्मक है इस कारण यह एक कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस, जो दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो आपको याद रखना है जो उत्तल लेंस है, इसका मतलब है कि लेंस और दर्पण से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और थ्योरेटिकल भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए फिजिक्स में, है ना। दर्पण और आपके लेंस, इनके सूत्र क्या होते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं उनकी स्थिति, उनका प्रकार, उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से एक बार पढ़कर जाइएगा। फोकल दूरी की गणना की अगर हम बात करें तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है, यानी फोकस दूरी, जो लेंस की क्षमता यानी पावर होती है, वह फोकस दूरी का कैसा होता है, उन दोनों में यानी कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में जो संबंध है वह व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यहां पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया गया है वो दिया गया है, यदि क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसीलिए हम जब इसमें मान रखेंगे तो कितना निकल के आएगा? मीटर। और अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो टोटल आंसर जो हमारा निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ने हमें ये नहीं बताया कि उसमें जो ऑप्शन थे वो मीटर में थे या सेंटीमीटर में, तो हमने इसको दोनों प्रकार से आपको करके दिखाया है। लेंस की जो प्रकृति है, अगर धनात्मक क्षमता का मतलब है कि यह कैसा लेंस है? उत्तल। उत्तल लेंस दूर की वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लेंस और दर्पण वो आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़कर चले जाइएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कल की शिफ्ट में कि दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं छोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर था प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर दिन के समय की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए श्वसन से निकलने वाली सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल हो जाती है और पर्यावरण में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। अगला प्रश्न था हमारा कि WHO के अनुसार पेयजल की कठोरता कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न के साथियों हमारे पास ऑप्शन तो नहीं थे, लेकिन WHO के अनुसार अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 500 मिलीग्राम प्रति लीटर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल की कठोरता 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक कठोरता होने पर पानी का स्वाद अप्रिय हो जाता है। अगर हम भारतीय मानकों के अनुसार बात करें तो भारतीय मानकों के अनुसार कठोरता की जो स्वीकार्य सीमा है वह 200 मिलीग्राम प्रति लीटर है और यह अधिकतम 600 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो सकती है।
अगला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार, आप याद रखिए इनका नाम, है ना। और एमपी करंट अफेयर से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको विशेष याद रखिएगा, है ना। तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि नदी और डैम से था, जो कि तवा बांध किस नदी पर बना है, तो बहुत ही इजी सा प्रश्न था। सारे बच्चों को हम नदी और डैम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो क्लासेस को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो क्लासेस को जाकर जरूर देखिए। तो तवा बांध तवा नदी पर बना है, यह भारत में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास यह स्थित है। तवा नदी की अगर हम बात करें, तवा नदी जो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी के पास एक डैम बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं, तवा डैम, है ना। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो भी नदी से ही था कि सिंध नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, तो सिंध नदी का उद्गम स्थल विदिशा जिले के मालवा के पठार में स्थित है, जहां से यह निकलती है। एक अन्य स्रोत के अनुसार यह विदिशा जिले के सिरोंज से निकलती है, आपको याद रखना है। तो उद्गम स्थल विदिशा जिला या आपका सिरोंज तहसील आपको याद रखना है। और अगर पठार पूछता है तो किस पठार से निकलती है, तो मालवा के पठार से। आप साइड में सिंध नदी का इमेज जो है वो आप देख पा रहे हैं, और सिंध नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल अभी की वर्तमान की स्थिति में बना हुआ है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, एक केमिस्ट्री से था कि कौन सा खनिज अयस्क नहीं होता, तो इसका सही आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक जो है एक ऐसा खनिज है जिसका कोई भी अयस्क नहीं होता, ये डायरेक्ट रूप से उपलब्ध किया जाता है, इसको किसी प्रकार से अयस्क के सांद्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो अभ्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस वंश ने सबसे पहले टोकन व्यवस्था शुरू की थी, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले टोकन व्यवस्था यानी कि सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी। इन्होंने तत्कालीन आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए यह प्रयोग किया था, लेकिन इससे बाद में मुद्रास्फीति जैसी आर्थिक समस्याएं और बढ़ गई थी। आप सभी जानते हैं जो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्हें पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो आपके दिल्ली सल्तनत थी उसके सबसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इसने जो भी योजनाएं चलाई हैं उसकी सारी योजनाएं विफल होती चली गई, है ना। और इन्हीं में एक थी इनकी टोकन व्यवस्था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जो चीन की कुबलई खान द्वारा जारी की गई कागजी मुद्रा से प्रेरित थी। यह सांकेतिक मुद्रा पीतल या तांबे जैसी धातुओं से बनी थी, जिसका मूल्य सोने चांदी के सिक्कों से काफी कम था। बाद में इस व्यवस्था को बंद कर दिया क्योंकि इससे आर्थिक संकट और बढ़ गए थे। तो हिस्ट्री में साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप दिल्ली सल्तनत को विशेष रूप से पढ़कर जाइएगा। दिल्ली सल्तनत और आपके जो गांधी जी के आंदोलन वगैरह हैं उनको विशेष रूप से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। और अगर हम सबसे ज्यादा फोकस करें हिस्ट्री पर, तो हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से आपके प्रश्न बनना ही बनना तय है। और अगर ये प्रश्न पूछा गया तो आगे भी हर शिफ्ट में लगभग हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से वो दिल्ली सल्तनत से ही कवर किए जा रहे हैं। तो आप दिल्ली सल्तनत को एक बार बहुत अच्छे डिटेल से पढ़कर चाहिएगा। अगला प्रश्न है, फिजिक्स से ये भी प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिरोध को दोगुना करने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं कि यदि धारा स्थिर है, यानी कि आपकी कंडीशंस बनती हैं इस प्रकार के प्रश्नों में कि अगर हम प्रतिरोध को दोगुना करने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है कि यदि धारा स्थिर है, जब प्रतिरोध दोगुना होता है तो ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यह सीधे प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो आपको याद रखना है, अगर धारा स्थिर है तभी प्रतिरोध दोगुना करने पर ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। लेकिन कंडीशन नंबर 2 है हमारी कि यदि वोल्टेज स्थिर है, तो ओम का नियम कहता है यदि वोल्टेज स्थिर है तो प्रतिरोध दोगुना और जो धारा है वो आधी हो जाएगी, यानी कि ऊष्मा जो है वो कैसी हो जाएगी आपकी, आधी। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। साथियों यही थे सारे के सारे प्रश्न जो हमें अभी तक मिल पाए थे, तो हमने आपको कवर कराए हैं। अगर आने वाली शिफ्टों में आपका भी पेपर है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि नीचे नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको डिटेल्ड एनालिसिस प्राप्त होता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी शिफ्टों के एनालिसिस वीडियो और जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके जीके जीएस मैथ रीजनिंग के, उनके क्लासेस आप तक पहुंच सकें।
तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।